Hello everyone, in this lecture we are going to discuss the first chapter from class 10th chemistry and that is the periodic table. तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो और क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि क्यों आपको एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी और क्लासिफिकेशन किसने ट्राई किया, किस तरीके से हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो वहां पर हमने जो अर्लियर डेवलपमेंट थे पीरियोडिक टेबल के, जैसे कि हमारे पास डुवर्नियर-स्ट्रैट थी, उसके अलावा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, वो सब हम ऑलरेडी क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ क्लास 9th में हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो भी डिस्कस की थी, बट क्लास 10th में हम इसको बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले एक चीज देखी थी कि जिसने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, द एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था कि क्यों एलिमेंट्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड करेंगे, क्यों उनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी एटॉमिक नंबर्स पे। लेकिन यहाँ पे एक चेंज आता है और जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। सो व्हाट डज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सेज दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो यहाँ पर पहली बार एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पता है, इट वाज गिवन बाय मोजले। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसका? उनके एटॉमिक नंबर्स का। मतलब कि अगर आप एलिमेंट्स को क्लासिफाई करोगे, एलिमेंट्स को अरेंज करोगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स, तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होने लगेंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये क्या है? पीरियोडिक फंक्शन होती हैं जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, किसका? एटॉमिक नंबर्स का। इससे पहले हम ये मानते आ रहे थे कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक मासेस का। तो यहाँ पे एक चेंज आया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया और एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एक टेबल की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलिए देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको आप कहते हो पीरियड्स, और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको आप कहते हो ग्रुप्स। तो यहाँ पर आपके पास पीरियोडिक टेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ये हो गई 1, then 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 आपके पास ये हॉरिजॉन्टल रोज है एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो इन 18 वर्टिकल कॉलम्स को आप कहते हो ग्रुप्स और इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को आप कहते हो पीरियड्स। तो आप ये समझ गए कि यहाँ पे पीरियड्स और ग्रुप्स का मीनिंग क्या है। साथ ही उसके बाद एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे किया गया। तो जनरली जो सेम प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रखते हैं सेम ग्रुप्स में। तो हमारे पास यहाँ पे हैं 18 ग्रुप्स, आप देख सकते हो 1, 2, 3 एंड अप टू 18 ग्रुप्स हमारे पास हैं। तो सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स सेम ग्रुप में रखे गए। तो ये फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स को रखा गया है उनको हम कहते हैं अल्कलाई मेटल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन रखा जाता है। जनरली बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में आपको ये मिस्टेक मिलेगी कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है, बट हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट नहीं है। हाइड्रोजन के बारे में आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि हाइड्रोजन का जो ग्रुप है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में आएगा। वो फर्स्ट ग्रुप के साथ कुछ प्रॉपर्टीज शेयर करता है, कुछ प्रॉपर्टीज उसके 17th ग्रुप जैसे हैं, लेकिन हम अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में होना चाहिए या फिर 17 ग्रुप में होना चाहिए। तो कुछ पीरियोडिक टेबल आपको ऐसे मिलेगी जहां पे हाइड्रोजन फर्स्ट एज वेल एज 17 दोनों जगह पे शो किया गया मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन ना फर्स्ट ग्रुप में होता है ना 17th ग्रुप में होता है। अब हम बात करते हैं
अल्कलाई मेटल्स की, तो जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट जो ग्रुप होता है आपका उसको हम कहते हैं अल्कलाई मेटल्स। उसके बाद इस सेकंड जो ग्रुप होता है, हाइड्रोजन नहीं आएगा फर्स्ट ग्रुप में। हाइड्रोजन बहुत सारी पीरियोडिक टेबल में आपको फर्स्ट ग्रुप में मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन कोई मेटल नहीं होता है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मेटल्स जैसी नहीं होती हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड ग्रुप जो है, सेकेंड ग्रुप को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप दैट इज अल्कलाई मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये होते हैं टिपिकल मेटल। इनमें मेटेलिक कैरेक्टर होती हैं और बहुत ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टीज इनमें होते हैं। उसके बाद आते हैं हम थर्ड से लेके 12th ग्रुप तक। आप देख सकते हो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अगले जो 10 ग्रुप्स हैं यहाँ पे आप बीच में देख सकते हो, तो इन 10 ग्रुप को हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये हो गए आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फर्स्ट और सेकंड और उसके बाद के जो ग्रुप्स आते हैं दैट इज 13 to 17 या 13 to 18, इनके बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन के अलावा आपके पास एक और तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप कहते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, नीचे आपके पास दो लिस्ट है, तो इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो दो सीरीज हैं 14 एलिमेंट्स ईच। 14 एलिमेंट्स की एक सीरीज है जिनको हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स, और 14 एलिमेंट्स की ही दूसरी सीरीज है, इसको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स जो आएंगे आपके वो लेंथेनियम के बाद आ जाएंगे। तो लेंथेनियम आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास लेंथेनियम है, तो लेंथेनियम के बाद ये आते हैं ये 14 एलिमेंट, तो इसीलिए इनको कहते हैं लेंथेनॉइड्स। और एक्टिनियम के बाद ये 7th पीरियड है, लेंथेनियम 6th पीरियड में है और एक्टिनियम 7th पीरियड में है। तो आप देख सकते हो एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स ये हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जिनको आप कहते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास दो सीरीज हो गई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और उनको हम क्या कहते हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपके पास, आप इस साइड चले जाइए, ये 18th ग्रुप जो होता है इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। तो इन ग्रुप की खास प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ भी, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। और जो 17th ग्रुप आपके पास है, 17th ग्रुप ये है हेलोजेंस का। तो हेलोजेंस भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देख सकते हो कि एलिमेंट्स को आप किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। तो ये था आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हो। उसी तरीके से आपके पास 16th, 15th, 14th, 13 ग्रुप्स भी हैं। तो ये हमारे पास जैसे 16 ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली का, 15 ग्रुप है हमारे पास नाइट्रोजन की फैमिली, और 14 ग्रुप कार्बन फैमिली, या फिर 13 ग्रुप जो कि है बोरॉन फैमिली। सो ये था आपका जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का। उसके बाद हमारे पास आता है जो दूसरा टॉपिक है, वो आता है मेन चीज जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज। जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना है, अलग अलग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, और इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ऑब्वियसली रेडियस जो होगा एटम का वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका साइज होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एटॉमिक रेडियस को आप डिफाइन किस तरीके से करते हो, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। सो यू कैन से द डिस्टेंस from the center of the nucleus, the distance from center of the nucleus to the outermost shell of the atom is known as atomic radius. तो आप देख सकते हो this is the center of the nucleus, this is the outermost shell, जो outermost shell है इनके बीच का जो distance होगा this is called atomic radius। तो atomic radius आपको समझ में आ गया होगा, center of nucleus और outermost shell के बीच का distance radius हो गया एटम का, इसको हम atomic radius कहते हैं। Now क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन की, तो ये किस तरीके से डिपेंड करता है, मतलब ये किस तरीके से वेरी करता है किसी पीरियड में या फिर किसी ग्रुप में। तो चलिए सबसे पहले हमको दो पॉइंट्स देखना है जिन पे ये एटॉमिक साइज डिपेंड करेगा, एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगा। तो एटॉमिक रेडियस दो चीजों पे डिपेंड करता है, और केवल एटॉमिक रेडियस ही नहीं, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो आपको मिलेंगी वो इन दो फैक्टर्स पे ही डिपेंड करेंगी। पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज
और दूसरा फैक्टर है आपके पास नंबर ऑफ शेल्स। तो इन दो फैक्टर्स के बारे में आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर आपको ये दो फैक्टर्स समझ में आ गए कि कैसे इन दो फैक्टर्स पे प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज किस तरीके से वेरी करेंगे अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। चलिए, तो सबसे पहले हमको ये पता है कि अगर आउटर मोस्ट शेल है तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली, और सेंटर पे होता है आपके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियस का चार्ज किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस का चार्ज होता है प्रोटॉन्स की वजह से। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे एटम में उतना ज्यादा इसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। और आपको पता है प्रोटॉन्स कितने ज्यादा होंगे, कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ज्यादा होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं किसी भी एटम में। तो अगर उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, अगर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। अब आपको पता है देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड दिस इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो भी बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे? न्यूक्लियस के उतना क्लोज आते रहेंगे। न्यूक्लियस के जितना क्लोज आएंगे एटम का साइज उतना कम होता रहेगा। मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एटम का साइज उतना डिक्रीज होगा। दूसरी हम बात करते हैं नंबर ऑफ शेल्स की। तो नंबर ऑफ शेल्स पे किस तरीके से डिपेंड करता है आप देख सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक एटम है, उसमें एक शेल है, तो एक शेल होगा तो एटम का साइज कम होगा। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, 2 शेल होंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 3 शेल्स होंगे तो और ज्यादा साइज हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते रहेंगे ऑब्वियसली एटम का साइज क्या होते जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है समझना, और होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने पे आपका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस है, वो कैसे इंक्रीज होता जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज की। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि पीरियड्स और ग्रुप से हमको क्या क्या पता चलता है। किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड बताता है उसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल्स, मतलब कितने शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता चलता है हमको उस पीरियड से। और ग्रुप बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप से हमको पता चलता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो देखिए, अगर एक ही पीरियड है तो उसमें एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 पीरियड होंगे तो 2 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थर्ड पीरियड में एलिमेंट होगा तो 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब जितना ज्यादा एलिमेंट का नंबर ऑफ पीरियड होगा उतने ज्यादा उसमें नंबर ऑफ शेल्स होंगे, और उतना ज्यादा उसका क्या होगा? साइज होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाते हो, यहाँ पे अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो फर्स्ट शेल यहाँ पे केवल एक ही शेल होगा फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में 2 शेल्स, थर्ड पीरियड में 3 शेल्स एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो डाउन द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज होते हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा डोमिनेट करते हैं, इसीलिए डाउन द ग्रुप जाने पे जनरली साइज इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होता है। बट आप अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो मैंने क्या बोला था, किसी एक पीरियड में, क्योंकि जो पीरियड का नंबर होता है, अगर फर्स्ट पीरियड की हम बात करते हैं या सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड या फोर्थ या फिफ्थ सिक्स्थ किसी भी पीरियड की हम बात करते हैं, उस पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल्स रहेंगी वो सेम रहेंगी। एक पीरियड अगर ये फिफ्थ पीरियड की हम बात करते हैं या फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो फोर्थ पीरियड में पूरे के पूरे पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल्स रहेंगी वो क्या रहेंगी? वो सेम रहेंगी। कितनी? 4। थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स 3 रहेंगी। तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, नंबर ऑफ शेल्स पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है,
लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो, इधर से इधर की तरफ जब आप मूव करते हो, तो आप देख सकते हो इधर एटॉमिक नंबर कम है, इधर एटॉमिक नंबर ज्यादा है। और आपको पता है एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, इधर से इधर मूव करने पे एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा होगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या सीखा आपने यहां से कि अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, आपको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। और अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, टॉप टू बॉटम, ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो ये क्या होता है, ये होता है इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होता है ये भी आपको ऑलरेडी पता है, ये इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है। तो ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक था समझने में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की, तो ये तो एक ही पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, दैट इज एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपके पास आती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे पहले हमको ये समझना है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती क्या चीज है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। मतलब एक आइसोलेटेड, देखो आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेट, मतलब हमको एक एटम पहले सेपरेट करना है, क्योंकि वो किसी कंपाउंड में शामिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी कंपाउंड में तो उसके साथ हो सकता है वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो, तो वो बॉन्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एक सेपरेट एटम की हम बात करते हैं, तो एक आइसोलेटेड, ऑब्वियसली आइसोलेटेड होगा एटम, सेपरेट होगा एटम तो गैसेस फॉर्म में तो ऑलरेडी होगा ही होगा। तो एक आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए फिर से आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से, ये आपके पास एक एटम है और ये इसका मान लेते हैं आउटर मोस्ट शेल है, यहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, यहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्यों, यहाँ पे क्यों इसको निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो आपको पता है यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एंड देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो तो होगा ही होगा। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आप अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहें जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, तो ये फोर्स उसको रिमूव करने नहीं देगा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस इसको होल्ड करके रखेगा तब तक। तो आपको क्या होगा, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो एनर्जी यूज करनी पड़ेगी इसको रिमूव करने के लिए। तो इसका मतलब देखिए एक चीज क्लियर है कि जितना ज्यादा टाइटली ये न्यूक्लियस होल्ड करके रखेगा इस इलेक्ट्रॉन को, आपको उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो अगेन आपको समझ में आ गया कि कैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल वर्क करता है, कि क्या कहा मैंने कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। अब देखिए जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता जाता है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होगा। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो आपको इतना इजी नहीं होगा उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, तो आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। जबकि हम बात करें टॉप टू बॉटम की, तो चलिए टॉप टू बॉटम भी समझ लेते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट टू राइट कैसे ये इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, वो भी इंक्रीज होगा। फोर्स अगर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो आपको पता है टॉप टू बॉटम जो होता है वो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। अब अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, देयर विल बी अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एटम का साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियस रह गया यहाँ, इलेक्ट्रॉन है बहुत दूर, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि आपको पता है उसकी भी जो कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही होगी। अब बहुत दूर अगर इलेक्ट्रॉन चला जाता है न्यूक्लियस से तो वो इसको इतना टाइटली होल्ड नहीं करके रख सकता है। तो इसीलिए जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होगा आउटर मोस्ट शेल में वो न्यूक्लियस से उतनी दूर होगा, और न्यूक्लियस को उसको होल्ड करके रखना, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आपके लिए उतना इजी होता जाएगा। इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, उतना कम आपको एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना कम होगा। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये होगा डिक्रीज। तो उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो ये रही आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इसको हम एक और टर्म से जानते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अभी हम इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, तो आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हमारे पास एक एटम है, एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, रिमूव भी करता है और गेन भी करता है। तो किसी भी एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए आपको जितनी एनर्जी रिलीज करने की जरूरत होती है, जितनी एनर्जी कोई भी एटम रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसेस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स एन एनायन। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, एनायन फॉर्म करेगा, दैट इज नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन फॉर्म करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन फॉर्म करने के लिए जितनी वो एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो रिलीज होती है, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझना है कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन उतना इजीली गेन करेगा। तो आपको अब ये समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है या फिर एटम का साइज डिक्रीज होता है। तो न्यूक्लियस के लिए इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना इजी होता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, या 2, 3, 4 जितने भी हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस होल्ड करके रख सकता है। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उतनी ज्यादा एनर्जी वहां पे रिलीज होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसीलिए जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो जो न्यूक्लियस है उसको इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की जो टेंडेंसी होती है उसकी वो इंक्रीज होती जाती है, और इसी वजह से लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो आपको ध्यान रखना है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये होती है इंक्रीज। एक बार आपको फिर से समझा देता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी टेंडेंसी भी इंक्रीज होगी, और अगर वो इंक्रीज होगी तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना उसके लिए क्या होता जाएगा, वो उतना इजी होता जाएगा। तो इसीलिए जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसी तरीके से अगर आप टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता जाता है। एटम का साइज बढ़ता जाता है तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वैसे ही क्या है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है।
तो वो उन्हीं को ठीक से होल्ड नहीं करके रख पाता है। तो अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या उसको इतना इजी होगा उसको गेन करना? नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको ही होल्ड करना उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड करना उसके लिए इतना इजी नहीं होगा। तो इसीलिए जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है, न्यूक्लियस की जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की वो कम होती जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो होगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होगी वो भी उसकी डिक्रीज होती जाएगी। तो ध्यान रखिए, टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? ये भी डिक्रीज होती है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। इसके अलावा हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं। चौथी प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या चीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोई भी एटम एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है किसी दूसरे एटम के साथ, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे मान लेते हैं HCl। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। अब यहाँ पे आप एटम्स के नेचर को समझिए, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन को भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और क्लोरीन को भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। बट आपको पता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर्ड है, वो न तो हाइड्रोजन के पास है न ही कंप्लीटली क्लोरीन के पास है। अब चाहेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एटम्स यही चाहेंगे कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स उनके पास हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हो रही है शेयरिंग। लेकिन यहां पर भी एक चीज होती है कि अगर एक एटम की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, मैंने अभी बताया था कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते जाते हो, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता जाता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाती है। और सेम यही चीज होती है जब वो एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक कंपाउंड फॉर्म होता है और ये कंपाउंड जो है उसमें एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है सबसे ज्यादा राइट में होता है क्लोरीन, तो उसकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा पार्शियली। क्लोरीन की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, साइज बहुत कम है, तो वो इजीली दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बट हाँ, हाइड्रोजन उसको इतना इजीली जाने नहीं देगा, तो इसीलिए वो पूरा का पूरा तो क्लोरीन के पास नहीं जाता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाता है क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि द प्रॉपर्टी और द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एन एटम इज प्रेजेंट इन अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो आप देख सकते हो कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है जब कोई भी एलिमेंट, तो उस समय जो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको अट्रैक्ट करने की जो उसकी टेंडेंसी होगी वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती है। तो जैसे कि आपको बताया लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस। और अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ये होगी डिक्रीज। तो चलिए इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों होगी। क्योंकि आपको पता है टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है इसका जो साइज होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो बहुत दूर है। तो बाहर से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है या कोई भी एटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो इतनी ज्यादा होगी नहीं, वो अपने ही इलेक्ट्रॉन को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है ठीक से, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अट्रैक्ट करेगा? तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास वो है मेटालिक कैरेक्टर। क्या है? मेटालिक कैरेक्टर।
तो मेटेलिक कैरेक्टर भी समझ लेते हैं हम क्या होता है। मेटेलिक कैरेक्टर होता है किसी भी एलिमेंट का द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है उसी को हम कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तो जो एलिमेंट जितना इजीली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को उसमें मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड किस चीज पे करता है। मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी होती है जितनी हमको चाहिए होती है किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और जितना इजीली हम उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाए उसमें मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितना कम होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना एटम के लिए उतना इजी हो जाएगा, क्योंकि उतनी कम एनर्जी की जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो इसीलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देख सकते हो आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इंक्रीज होती जाती है। तो लेफ्ट के एलिमेंट्स के लिए तो ठीक है, जो लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पे एक कंप्लीट आपको जो है पीरियोडिक टेबल में एक आइडिया मिल जाएगा कि जो लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हैं, जो एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनमें आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट में है, तो इनकी जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा इनका वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता जाएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो इसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये एलिमेंट्स हैं, जो एल्कलाई मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये टिपिकल मेटल कैरेक्टर शो करते हैं। और यहाँ पे 12th ग्रुप तक आप देख सकते हो, ग्रुप 12 तक ये टिपिकल मेटल्स होते हैं जिनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ये भी मेटल्स होते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं, इवन लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स भी, ये होते हैं मेटल्स। बहुत कम एलिमेंट्स आपके पास ऐसे हैं जो मेटल्स नहीं होते हैं। और ये जो आप देख रहे हो स्टेयर्स टाइप की, तो आप देख सकते हो ये जो एलिमेंट्स हैं बीच में, इनको हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं। और नॉन मेटल्स आप देख सकते हो कितने कम है। अभी नॉन मेटल्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, लेफ्ट टू राइट जो होगा, लेफ्ट टू राइट जो मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो होगा डिक्रीज। क्यों होगा डिक्रीज, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। और मेटेलिक कैरेक्टर है क्या, मेटेलिक कैरेक्टर वही तो है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज्यादा मेटेलिक होगा। लेकिन अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम की, टॉप टू बॉटम क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर होगा इंक्रीज। क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना इजी होता जाता है। तो किसी भी एलिमेंट के लिए जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इजी होता जाएगा। तो इसका मतलब उसका क्या होता जाएगा, जो मेटेलिक कैरेक्टर वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी वो होगा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो आपको मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता जाएगा। सिंपल सी चीज है कि अगर उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो गेन करने की थोड़ी ही होगी, या फिर गेन करने की है तो लूज करने की टेंडेंसी कम होगी। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट क्या होती जाती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उसकी इंक्रीज होता जाता है। और टॉप टू बॉटम क्या होते जाता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस। तो ये था हमारे पास जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है एलिमेंट्स का। तो आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में एक बार फिर से देख सकते हो, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो तो जो एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है
डिक्रीज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होते जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, टॉप टू बॉटम क्या होते जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है। अब इधर तो आपको पता नहीं चल रहा है, इधर तो सारे मेटल्स हैं, लेकिन जहां पे आपको नॉन मेटल्स मिलना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ग्रुप्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो जैसे हमारे पास ये ग्रुप हो गया, तो सबसे पहले आपको मिलेंगे क्या, नॉन मेटल्स, यहाँ पे फिर बीच में मेटलॉइड्स और फिर नीचे मेटल्स। आप देख सकते हो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाता है। पहले वो नॉन मेटल था, फिर नीचे जाते हो तो नीचे आपको थोड़ा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएगा तो मेटलॉइड मिलेंगे, और नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो आपको मेटल्स मिलेंगे। सेम इधर भी आप देख सकते हो। तो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस तरीके से वेरी करता है किसी भी पीरियोडिक टेबल में। अब आपके पास क्वेश्चंस जो आते हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है यहाँ पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हो कुछ एलिमेंट्स की। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो, तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। लेकिन टॉप टू बॉटम जब आप मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। मतलब अगर आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए तो आपको किधर जाना है, राइट की तरफ, और वो भी टॉप पे, क्योंकि नीचे की तरफ डिक्रीज होती जाती है। तो राइट की तरफ टॉप पे कौन है, यहाँ पे फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 18 ग्रुप भी तो है, 18 ग्रुप तो कंपाउंड्स फॉर्म ही नहीं करता है, तो 18 ग्रुप का इससे कोई लेना देना नहीं है, हम 17 ग्रुप की ही बात करेंगे यहाँ पे। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है जब आप बात करते हो किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कौन से एलिमेंट की होती है। तो हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, मैं अगर आपको बोलूं फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी। तो आपको मैंने अभी बताया था लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब जो अगर आप राइट मोस्ट साइड में होंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगी, और ऊपर होंगे क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन क्या सच में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट है, क्या फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा नहीं होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है बट क्लोरीन की उससे ज्यादा होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो एक एक्सेप्शन है। अब ये भी आपके पास एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि भाई किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, और वहां पे आप टिक कर देते हो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, और वो हो जाता है गलत। अब यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा क्यों होती है फ्लोरीन से, जबकि होनी फ्लोरीन की चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है। फ्लोरीन जो हमारे पास है वो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट, सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक साइज होता है बहुत कम। तो क्योंकि फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज होता है वो होता है बहुत कम, उसकी वजह से फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल में, वो एक दूसरे के क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। अब इनके इतने ज्यादा क्लोज होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है। तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी जितने उस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में खुद ही रिपल्शन हो रहा है। बाहर से अगर कोई एक और इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या वो उसको इतना इजीली आने देंगे, खुद ही वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इतना इजीली तो आने नहीं देंगे। वो आ तो फिर भी जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी काफी ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी न्यूक्लियस की वो भी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर है जो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, वो क्या है, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, और अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इतना इजीली उसको आने नहीं देंगे। तो इसीलिए इसके लिए फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना इतना इजी होगा नहीं। क्लोरीन के केस में क्या है, क्लोरीन का देखिए न्यूक्लियर चार्ज तो है ही ज्यादा, साथ ही साथ एटॉमिक साइज भी उसका उतना ज्यादा नहीं है, फ्लोरीन से ज्यादा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। अब एटॉमिक साइज फ्लोरीन से ज्यादा है, उसकी वजह से फायदा क्या होता है इसको, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट वो
थोड़ा दूर होंगे, इतने क्लोज नहीं होंगे, क्योंकि जितना छोटा एटम होगा इलेक्ट्रॉन्स उतने क्लोज होंगे। इसका साइज जो है क्लोरीन का वो थोड़ा ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी थोड़ा दूर होंगे एक दूसरे से। और अगर इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा दूर होंगे एक दूसरे की वजह से, तो उसको फायदा क्या होता है कि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन्स उसको इतना रिपेल करेंगे नहीं, इतना रिपल्शन होगा नहीं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ये था रीजन इस बात का कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होती है। यहाँ यू कैन से व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो या तो आपको अरेंजमेंट में आ सकता है कि अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होती है। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन आपके पास आएगा एटॉमिक साइज में, जैसे फ्लोरीन और नियॉन। तो फ्लोरीन और नियॉन की अगर हम बात करें तो आपको पता है नियॉन क्या होता है, फ्लोरीन से भी ज्यादा राइट में आता है, और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। तो अगर आपको पूछा जाए फ्लोरीन और नियॉन में एटॉमिक साइज किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, तो आप जनरली क्वेश्चन में आंसर दे देते हो, क्योंकि नियॉन क्या है सबसे ज्यादा राइट में, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, तो नियॉन का सबसे कम होगा। और यहाँ पे भी यही गड़बड़ होती है, क्योंकि आपको पता है नियॉन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो इस वजह से नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है एज कंपेयर टू नियॉन। तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, एटॉमिक साइज बहुत छोटे हैं इन दोनों के, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी बहुत ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे जो एटम का साइज होगा वो इंक्रीज होते जाएगा, या फिर आप कह सकते हो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो इसीलिए नियॉन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा होता है न कि कम। तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की जिनको आपको समझना है, याद रखना है, और इसी पे बेस्ड आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए ये बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं एग्जाम्स में। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।